आदाब दोस्तों, रोज़गार से कामयाबी तक के इस ख़ास एपिसोड में मैं अस्मिता मलिक आपका खैर मकदम करती हूँ। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश के तहत हम आपको न सिर्फ अलग अलग तालीमी मैदानात से हमवार कराते हैं, बल्कि एक कामयाब शख्सियत से भी रूबरू कराते हैं ताकि आप भी उनके नक्शे कदम पर चलकर कामयाबी हासिल कर सकें। और आज हम जिस करियर फील्ड की बात कर रहे हैं वो है स्टिल फोटोग्राफी एंड विजुअल कम्युनिकेशन। तो ये फील्ड क्या है, इसमें आप किस तरह से करियर बनाना चाहते हैं, आपको कौन सा करियर चुनना चाहिए, आप में काबिलियत क्या होनी चाहिए, कौन सी स्किल्स आप में होनी चाहिए, इन तमाम सवालों के जवाब आज के इस एपिसोड में आपको मिलेंगे। तो स्टिल फोटोग्राफी और विजुअल कम्युनिकेशन से जुड़ी तमाम जानकारियां हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आइए समझ लेते हैं इस फील्ड को, ये फील्ड आखिर है क्या। आज फोटोग्राफी महज एक शौक ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन करियर ऑप्शन के तौर पर हमारे सामने है। कहा जाता है कि अगर किसी फोटो को सही ढंग से पेश किया जाए तो वो 1000 अल्फाज से बढ़कर है, यानी एक फोटो अकेले बहुत कुछ बयान कर सकता है। फोटोग्राफी ने सालों के अपने सफर में कई तकनीकी बदलाव देखे हैं, लेकिन कुछ नहीं बदला है, तो वो है इसकी अहमियत। वक्त के साथ फोटोग्राफी में नए नए मैदानात जुड़ते चले जा रहे हैं। आज फैशन फोटोग्राफी, ट्रैवल फोटोग्राफी, फूड फोटोग्राफी, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी, व्हीकल फोटोग्राफी, इवेंट फोटोग्राफी, आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, न्यूज़ फोटोग्राफी ऐसे अहम मैदानात हैं जहां आप अपना करियर बना सकते हैं। प्रोफेशनल फोटोग्राफर के तौर पर काम करने के लिए कैमरे की अच्छी समझ और मुंसलिक फील्ड की स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। वैसे तो फोटोग्राफी जिन लोगों का जुनून है, उन लोगों के लिए किसी भी तरह की तालीमी लियाकत की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके बाद भी अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं तो 12वीं के बाद प्रोफेशनल फोटोग्राफी सीख सकते हैं। 12वीं के बाद फोटोग्राफी में कई तरह के डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं। फोटोग्राफी का कोर्स ग्रेजुएशन के बाद भी किया जा सकता है। खास बात यह है कि यह कोर्स किसी भी स्ट्रीम के नौजवान कर सकते हैं। देश के कई तालीमी इदारे स्टिल और मोशन फोटोग्राफी में डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स ऑफर कर रहे हैं। कई इदारों में मास कम्युनिकेशन कोर्स के तहत भी नौजवानों को फोटोग्राफी सिखाई जाती है। साफ तौर से कहा जा सकता है कि मीडिया और फैशन की बढ़ती मकबूलियत के बीच फोटोग्राफी फील्ड में करियर के इम्कानात भी लगातार बढ़ रहे हैं। उम्मीद है इस पैकेज के ज़रिए आपने इस फील्ड को कुछ हद तक समझ लिया होगा, लेकिन इसे और बेहतर समझने के लिए चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जो है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। अब हमारे सेगमेंट करियर की बात एक्सपर्ट के साथ के तहत इस सब्जेक्ट पर मज़ीद बात करने के लिए मेरे साथ हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर के प्रोफेसर फ़रहत बसीर ख़ान जी। बसीर साहब, खैर मकदम है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया बहुत बहुत। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि एक स्टूडेंट जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है, वो इसको समझना चाहे तो आप उसे क्या बताना चाहेंगे? तो ये जो है वो एक आर्ट और क्राफ्ट और साइंस सब कुछ है, तो आपको ना सिर्फ एक आर्टिस्टिक बेंड ऑफ माइंड होना चाहिए, इसके साथ साथ आप टेक्नोलॉजी से भी आपको उनसियत होना ज़रूरी है। एक अच्छा फोटोग्राफर बनने के लिए आपको एक अपना वर्ल्ड व्यू होना चाहिए, आपको चीज़ें देखना है, आप दूसरे के बिहाफ पे चीज़ें देख रहे हैं और बता रहे हैं, तो आपकी नज़र उन चीज़ों को देखे जो आम आदमी मिस करता है, नहीं देखता। इसी तरह आपको तो पढ़ाई लिखाई में या जो आप काम धाम जो भी काम करते हैं उसको एक मेथडोलॉजी के ज़रिए करना है आपको। क्या प्रोफेशनल डिग्री भी अहम हो जाती है इस फील्ड में करियर बनाने के लिए? एक ज़माना था जब हम किसी फोटोग्राफर के साथ लग के और चीज़ों को सीख लेते थे,
मगर वो एक बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ता था। आज हम सारे मैं ख़ुद भी एक फ़ोटोग्राफ़र रह चुका हूँ और उसके बाद मैं पढ़ाने में आया, तो जो अपना तजर्बे का सारा निचोड़ है वो हम लोग एक स्ट्रैटेजिक तरह से एक लाहे अमल तय करके उसको आसानी से और कम वक्फे में सिखा पाते हैं। आपने बहुत बेहतर कहा कि स्किल्स होनी चाहिए, लेकिन जब आप एक प्रोफेशनल डिग्री ले लेते हैं तो आप और बेहतर हो जाते हैं और इस फील्ड में बेहतर कर पाते हैं। फोटोग्राफी को कुछ और आगे बढ़ाने के लिए उन चीज़ों के लिए हमें डिग्री और एक स्ट्रक्चर जो टीचिंग लर्निंग फॉर्मेट है उसको हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी के साथ लेकिन जब भी कोई स्टूडेंट किसी कोर्स को चूज़ करता है तो वो एक जॉब के नज़रिए से उसको देखता है, तो इस फील्ड में कोर्स करने के बाद किस तरह की जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं? नए जगहें निकल रही हैं जहाँ पे हम साइंटिफिक फ़ोटोग्राफी में काफ़ी कुछ है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए भी फ़ोटोग्राफी का इस्तेमाल हो रहा है, तरह तरह की डॉक्यूमेंटेशन के लिए फ़ोटोग्राफी का इंतज़ाम हो रहा है। और उसके साथ साथ ये ज़माना, क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है जिसमें चीज़ें बेचना ख़रीदना सब इंटरनेट के ज़रिए हो रहा है, तो जो बिज़नेस के लिए आपको अपनी वेबसाइट बनाना है या अपना कुछ सामान बेचना है, तो या तो आपको शॉपिंग करना है इंटरनेट पे और या आपको अपना सोशल मीडिया हैंडल चलाना है किसी कंपनी का। उन सब में बग़ैर फ़ोटोग्राफी के आजकल कुछ काम चलता नहीं है। लेकिन अगर हम फील्ड्स की बात करते हैं, आज तो एक फोटोग्राफर के नज़रिए से देखा जाए तो आपके आसपास हर चीज़ को आप अच्छे से अपनी, ये कहा जाए अपनी स्किल के ज़रिए, फ़ोटोग्राफी के ज़रिए आप बयां कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपके मुताबिक कौन से ऐसे फील्ड्स हैं जो ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जॉब के? फ़ोटोग्राफी दो तरह से लोग करते हैं। कुछ लोग जो हैं वो अपने प्रोफेशनल प्रैक्टिस पे जाते हैं जो फ्रीलांस तौर से करते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो जॉब करते हैं। तो पहले मैं फ्रीलांसर्स की तरफ जाऊं। फ्रीलांस में जब मैं अपने आप अपना काम करता हूं तो उसमें बड़ी फील्ड जिसमें अब बहुत पैसे आने लग गए हैं वो है वेडिंग फ़ोटोग्राफी। उसके बाद जो लाइफ स्टाइल, फैशन, ट्रैवल, इन सब में भी हमें जॉब मिलने लग जाता है। तीसरा जो है वो एक प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफी है, जो ई-कॉमर्स साइट्स हैं वो बहुत सारे अपने प्रोडक्ट के फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी आपको एक अच्छा काम मिल सकता है। जहाँ तक नौकरी का सवाल है, वहाँ नौकरी में सारे जो इम्पॉर्टेंट नौकरियाँ हैं वो फ़ोटो जर्नलिस्ट की नौकरी जा सकता है आदमी। उसके अलावा जो नौकरियां हैं वो साइंटिफिक फ़ोटोग्राफी है, आर्काइवल फ़ोटोग्राफी है, उन जगहों पे भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी और नौकरी, यानी बेहतर और काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जी, बहुत बेहतर। और अगर हम जामिया मिलिया इस्लामिया के मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर की बात करते हैं तो कौन कौन से कोर्सेज़ यहाँ पे कराए जा सकते हैं और वहाँ पे किस तरह से एंट्री ली जा सकती है, इनके बारे में जानना चाहेंगे आपसे। फोटोग्राफी से मुतल्लिक़ एक स्पेशलाइज्ड डिप्लोमा है जो जिसका नाम पीजी डिप्लोमा इन स्टिल फोटोग्राफी एंड ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन है। इसके अलावा जो हमारे जितने भी कोर्सेज हैं, में मास कम्युनिकेशन है, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का एक कोर्स है, कन्वर्जन जर्नलिज्म का कोर्स है, और उन सब में फ़ोटोग्राफी का एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। दूसरी बात है, हमने अभी एक डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ाइन खोला है, डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ाइन एंड इनोवेशन। इसमें कम्युनिकेशन डिज़ाइन पे भी स्पेशलाइजेशन है, जहां फ़ोटोग्राफी के को डिज़ाइन के तौर से किस तरह से हम वेबसाइट्स में, एडवर्टाइजमेंट में और चीज़ों में फ़ोटोग्राफी को किस तरह यूज़ कर सकते हैं, वो सारा सिखाया जाता है। और जब हम स्टिल फोटोग्राफी और विजुअल कम्युनिकेशंस की बात करते हैं तो थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल्स की भी बहुत अहमियत होती है, तो प्रैक्टिकल्स के ज़रिए आप किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं? पढ़ाने का जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बेस है। हम लोग चीज़ें बताते हैं, फिर डेमॉन्स्ट्रेट करते हैं, और उस डेमॉन्स्ट्रेशन के बाद स्टूडेंट को खुद वो सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, और जिसको जो फ़ोटोग्राफ़र्स हैं और बाहर के भी एक्सपर्ट्स आते हैं वो लोग
उन सब चीज़ों को मेंटर करते हैं और आपको अच्छी चीज़ों को और अच्छी तरह करना सिखाते हैं। तो हमारा जो एक्सप्रेशन का टूल है वो कैमरा है। तो जैसे ब्रश या पेन होता है लिखने वाले का या आर्टिस्ट का, इसी तरह हमारा कैमरा और उसके साथ उसके जो प्रोसेसिंग और पोस्ट प्रोडक्शन के जो तरीके हैं वो सब हमारा ब्रशेज़ हैं, एक्सप्रेशन का तरीका है। तो बग़ैर उसको जाने हुए हम बहुत कुछ सीख नहीं सकते। तो इस कोर्स में का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सबसे पहले हम आपको देखना सिखाते हैं। आपका दिमाग इमेजिनेटिव बनाते हैं, जो आप चीज़ें इमेजिन कर पाएँ और आप अच्छे ढंग से चीज़ों को सोच पाएँ। और उसके बाद आपके हाथ में कुछ हुनर देते हैं और हाथ और दिमाग का जो कनेक्शन है उसको बहुत तेज़ करते हैं कि आप जो सोचें उसको फ़ौरन आप उसको कैमरे में कैद कर पाएँ, और यही सबसे बड़ा स्किल है। तीसरी बात एक ये है कि हम आपको ब्रीफ समझना सिखाते हैं, क्लाइंट क्या चाह रहा है ये बात समझना, और ये ब्रीफ समझने की वजह से और चीज़ों को एग्जीक्यूट करने की वजह से हमारे कोर्स से जो लड़के पास आउट हैं, जो स्टूडेंट्स पास आउट हैं, वो उन सब ने बहुत बड़े बड़े अवार्ड इंडिया में लाए। मैं खुद कांस जो फ्रांस में है वहाँ जाके पहली मरतबा हिंदुस्तान का सर ऊँचा फ़ोटोग्राफ़ी की फील्ड में इस तरह किया कि वहाँ से कांस से मैं वर्ल्ड फ़ोटोग्राफ़ी अवार्ड एशिया के लिए जीत के लाया, जो ज़ाहिर इंडिया और जामिया को मिला। हमारे स्टूडेंट जो हैं वो पुलिट्ज़र प्राइज़ जीतते हैं, और हमारे स्टूडेंट जो हैं वो को डायरेक्टर ऑस्कर अवार्ड फिल्म्स के भी होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों के स्टूडेंट्स ने भी हमारा बहुत नाम ऊंचा किया है, और उससे भी ये पता चलता है कि हमारे यहाँ कितनी अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है। इस फील्ड में करियर की बात हम कर रहे हैं, लेकिन वक्त बदलता है तो बहुत कुछ बदलता है। तो वक्त के साथ इस फील्ड में किस तरह के बदलाव आए हैं? पहले तो जो फ़ोटो देखने का जो नज़रिया है वही बदल गया, तो कॉम्पोजिशन का नज़रिया बदल गया। तो अब हम पोस्ट मॉडर्निज़म की तरफ जा रहे हैं। जो चीज़ें हमें अब इंक्रीजिंगली जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो बोरिंग होने लगी, क्योंकि एक कैमरा जो फ़ोन में हमारे पास है वो भी बहुत अच्छी फ़ोटोज़ खींच देता है। तो जो एकदम कलर ठीक है और बाकी सब चीज़ें फोकस में हैं, वो इंक्रीजिंगली बोरिंग होना शुरू हो गया। दूसरा बड़ा बदलाव आया टेक्नोलॉजी में। टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से चेंज होती है, और उस टेक्नोलॉजी के साथ साथ चलने में अब हमारे कैमरे जो थे, फिल्म बेस कैमरे जो थे जिसमें फ़ोटो केमिकल तरीके से फ़ोटो बनाते थे, तो पहला स्टेप तो वो सब डिजिटल हो गए। अब डिजिटल के अंदर भी वो मिरर और मिररलेस और तरह तरह की नई टेक्नोलॉजीज़ आती चलती हैं, जहां हम फोकस भी ऑटो हो गया और चीज़ें ऑटो हो गई। और जब उनमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं कैमरे में, तो सीखना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि किस इफ़ेक्ट के लिए आपको कौन सा बटन यूज़ करना है, आपको कौन सा इफ़ेक्ट यूज़ करना है। तो पहले चीज़ें सिंपल और आसान थीं, आज चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल हो गई। तो आज के ज़माने में आपको एक टीचर की या मेंटर की बहुत ज़रूरत है, जो उन चीज़ों का बताए कि इसका लोगों को देखने से क्या असर होगा और हम किस मौके पे क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपने बताया कि वक्त के साथ इस फील्ड में बहुत सारे बदलाव आए हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स इस फील्ड में करियर बनाने के लिए कोर्सेज़ को चुनते हैं, जब वो कोर्सेज़ कर लेते हैं, तो आप उनकी पर्सनैलिटी में वो कोर्सेज़ होने के बाद किस तरह के बदलाव देखते हैं? सबसे पहला बदलाव जो होता है, उनमें सेंसिटिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है। उन चीज़ों से का तासुर आसानी से वो अपने अंदर उतार लेते हैं, समझ लेते हैं माहौल के। दूसरा कि एक तरह से जो डिसीजन मेकिंग का जो टाइम है वो बहुत कम हो जाता है, बहुत क्विकली डिसाइड कर पाते हैं। तो तीसरी बात ये होती है कि टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करने की और आगे पढ़ने की जो अहलियत है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाती है। तो बल्कि मैं कुछ दिनों में ये सोचने लगा हूँ कि ये जो इनको सीखना, लर्न करना आ जाता है, यानी कि अगर एक लाइन में कहें तो उन्हें और नई चीज़ें सीखने का भी एक मादा और एक कैपेबिलिटी उनके अंदर पैदा होती है। वो नई चीज़ें बड़ी जल्दी सीख लेते हैं, फील्ड में आगे निकल जाते हैं।
और कई मर्तबा अपने को उस माहौल में या उस टेक्नोलॉजी में एडॉप्ट कर लेते हैं जो और तरह के फ़ोटोग्राफ़र को चेंज होना बहुत मुश्किल होता है। और आखिरी सवाल आपसे कि इस फील्ड में जो अपना करियर बनाना चाहते हैं स्टूडेंट्स, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सिंपल मैसेज है, एक तो आपको ऑनेस्ट रहना है अपने प्रोफेशन से, दूसरा ये है कि आप हमेशा सच का साथ देंगे। जब हम कैमरा उठाते हैं तो हमारे ऊपर एक ज़िम्मेदारी ये होती है कि हम अपने पर्सनल जो जिस तरह का हमें सिखाया या समझाया है उससे बियॉन्ड हम एक सच का साथ दें और एक सच्चाई की तरफ काम दें। दूसरा ये है कि प्रोफेशनली हमें हमेशा अपने को अपग्रेड रहना चाहिए। ये टेक्नोलॉजी में के मेडिएटेड आर्ट है, तो इसमें आर्ट में भी जो चेंजेस आ रहे हैं बहुत मरतबा लोग वो निगलेक्ट कर देते हैं। तो आर्ट में भी जो चेंजेस आ रहे हैं उसको एप्रिसिएशन में जो चेंजेस आ रहे हैं उनकी तरफ भी देखना चाहिए और टेक्नोलॉजी जो है उसके साथ साथ चलना चाहिए। खूब पढ़ना चाहिए, खूब देखना चाहिए और आजकल का ज़माना इतना आसान है कि सब तरह की चीज़ें आपको घर बैठे मिल जाती हैं। तो आपको ज़रूरी है कि अपने इस प्रोफेशन में आप हमेशा आगे रहें और उन जो नई टेक्नोलॉजी, नए कैमरे, नए टेक्निक आती हैं उन सब का इस्तेमाल करके हमेशा फील्ड में आगे रहें। तो स्टिल फोटोग्राफी और विजुअल कम्युनिकेशन में आप किस तरह से अपना करियर बना सकते हैं? आप में जुनून होना चाहिए, क्या काबिलियत आपकी होनी चाहिए, सब कुछ आपको बसीर साहब ने बताया है। बहुत बहुत शुक्रिया बसीर साहब आपका तमाम जानकारी के लिए। स्टिल फोटोग्राफी और विजुअल कम्युनिकेशन के इस फील्ड को समझने के बाद आइए आपको और अहम जानकारी देते हैं। आपको बताते हैं कि इस हफ्ते कहां जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए हैं और कहां पर आप एडमिशन्स ले सकते हैं। ये तो हुई आपके मुस्तकबिल की बात। अब हमारे सेगमेंट कामयाब हिंदुस्तान के तहत आइए आपको रूबरू कराते हैं एक कामयाब शख्सियत से। और आज की हमारी कामयाब शख्सियत हैं इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन के साबिक चेयरमैन अबरार अहमद जी। आइए देखते हैं उनका कामयाब सफ़र। कामयाब हिंदुस्तान के तहत आज की कामयाब शख्सियत है इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन के साबिक चेयरमैन अबरार अहमद साहब। सर, हमारे प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम है। आपसे पहला सवाल यही है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आला तालीम और फिर 1980 में IRS ऑफिसर बनना, किस सोच के साथ आपने इस मैदान को चुना? उस वक्त तो ना कोई IPS जानता है ना IRS, बस ये होता है कि कोई नौकरी करनी है। हकीकत जो है और तो ये हुआ कि सबसे अच्छी नौकरी कौन है, तो ये भाई UPSC में क्लास 1 सर्विस होती है। उसके बाद उधर रुझान हो गया और अलीगढ़ में कोचिंग सेंटर भी चलता था कैनेडी हॉल में, तो वहाँ ज्वाइन कर लिया। फिर वहाँ से फिर तैयारी करके आ गए, तो ऊपर वाले करम से क्वालिफाई कर गए। अगर हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपके सफ़र को देखते हैं तो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और चीफ कमिश्नर के तौर पर आपने अहम जिम्मेदारियों को निभाया है और उसके बाद आप इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन के चेयरमैन बने। किस तरह से पूरे सफ़र को आप देखते हैं? देख, बड़ा अच्छा सवाल है। इससे मेरा पूरा कैरियर कवर होगा। हम लोगों की ट्रेनिंग तो जैसा आप लोगों को मालूम है मसूरी में होती है, फाउंडेशन में सभी सर्विसेज की।
उसके बाद में लखनऊ रहा बड़े शॉर्ट वक्त के लिए। उसके बाद कानपुर में मैं रहा काफ़ी 6-7 साल। वहाँ मैं इन्वेस्टिगेशन में रहा। हमने बहुत ही कामयाब सर्चेज़ की, इतनी अच्छी सर्चेज़ की बांदा वगैरह में कि उससे पहले इतनी सर्चेज़ नहीं थी। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर होकर के हम दिल्ली आ गए और फिर यहाँ डेपुटेशन में भी चले गए डायरेक्टर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में। उसके बाद हमें कमिश्नर अजमेर भी रहा पोस्टिंग। उसके बाद कमिश्नर अहमदाबाद रहा और उसके बाद मैं डेपुटेशन में आ गया भारत सरकार में जॉइंट सेक्रेटरी। तो मैं था मैनेजिंग डायरेक्टर नेशनल माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन और मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग है उसमें सेक्रेटरी था मैं 5 साल। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में आता है, तो वो बड़ा सेटिस्फाइंग काम था। उसके बाद मैं चीफ कमिश्नर जैसा प्रमोट हो गया तो फिर मैं बॉम्बे चला गया चीफ कमिश्नर। सर, अगर हम इस पूरे सफ़र को देखते हैं तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जब आप चीफ कमिश्नर थे तो आपने वहाँ रिकॉर्ड रेवेन्यू हासिल किया। किस तरह से ये मुमकिन हो पाया और क्या नई पहल आपने की? एक तो वहाँ पे रेवेन्यू ज़्यादा नहीं था। मैं सिर्फ जो मीटिंग करता था तो जो टैक्स पेयर हैं, जो जिन्हें हम लोग असेसी कहते हैं, मेरी उनसे सिर्फ यही दरख्वास्त होती थी। और मैं 24 घंटा, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, हम 24 घंटा प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर अवेलेबल है। लेकिन अगर आप ड्यू टैक्सेस नहीं देंगे तो फिर हम आपके दरवाजे में 6 बजे 7 बजे कुंडी खटखटा देंगे और उसमें फिर कोई छूट नहीं देंगे। अदरवाइज़ आपकी कोई कंप्लेंट है, आपको कोई सलाह मशवरा लेना है तो हम ओपन थे, मीटिंग करते थे। लेकिन उनसे रिक्वेस्ट थी जो ड्यू है आपका ड्यू टैक्स आपको देना चाहिए, क्योंकि जो ड्यू टैक्सेस हैं वो डिफेंस पर्पज़ में इस्तेमाल होते हैं, सड़क बनने में होते हैं, अस्पताल बनने में होते हैं। सरकार बगैर रेवेन्यू के चल नहीं सकती है। तो ये उनको अपील करती थी। और मैं दूसरा पॉइंट करता था कि अगर आप टैक्सेस नहीं देंगे, जो पुलिस फोर्स भी है, तो आप सुकून से बिजनेस नहीं कर सकते हैं। तो लोगों को हुआ और ऊपर वाले की दया से, आप लोगों की दुआ से रेवेन्यू मेरे ख्याल में दुगना तिगना हो गया, जितना ऐसा कभी नहीं था। सर, हम अगर माइनॉरिटीज़ खासकर मुसलमानों की फलाह की बात करें तो जो सरकारी एजेंसीज़ हैं जो इस ज़िम्न में काम करती हैं, वहाँ पर आपने अहम जिम्मेदारी को निभाया। क्या नई पहल आपने उनकी फलाह के लिए की और क्या चीज़ जो आपको ज़रूरी लगती है कि हाँ ये उनकी फलाह के ज़िम्न में होनी चाहिए? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है। मैं जब कमिश्नर अहमदाबाद था, उसके बाद मेरा डेपुटेशन में हो गया भारत सरकार में जॉइंट सेक्रेटरी। और मुझे 2 चार्जेस दिए गए, एक तो मैनेजिंग डायरेक्टर नेशनल माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन और दूसरा मैं सेक्रेटरी मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन में था। तो नेशनल माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन बहुत ही लो रेट पे इंटरेस्ट देता है, तो वो बड़ा सेटिस्फाइंग काम था, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन जाता था। तो केरल और वेस्ट बंगाल इसमें बहुत उन्होंने काम किया। तो ये लगता था कि आप जो पैसा दे रहे हैं उससे एक आदमी या एक औरत अपने पैरों में खड़ी हो जाती है। तो ये बड़ा सेटिस्फाइंग काम था, क्योंकि हम लोग इनकम जनरेटिंग एसेट के लिए लोन देते थे, उसमें स्टेट गवर्नमेंट की भी भागीदारी रहती थी। और मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन में तो बच्चियों को हाई स्कूल और जो इंटर पास करते थे उनको हम देते थे स्कॉलरशिप। तो उससे बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट, बहुत अच्छे फीडबैक मिले। सर, कहा जाता है कि कहीं ना कहीं किसी कामयाब शख्सियत के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। आप अपनी कामयाबी का सेहरा किसके सर बांधना चाहेंगे? देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं अपने वालिदैन को क्रेडिट जाता है नंबर 1, क्योंकि वो गांव में रहते थे, खेती करते थे, तो उनकी दुआओं का, उनकी मेहनत मशक्क़त से खेत में काम करते थे। और मेरी मिसेस बेगम का जो है उनका कोऑपरेशन रहा, क्योंकि अर्ली शादी हो गई तो उनका भी कोऑपरेशन रहा कि अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं। जब तक ज़हनी सुकून न हो तो आदमी कुछ कर नहीं सकता है। लेकिन सबसे पहले क्रेडिट तो वालिदैन का और बुजुर्गान दीन का, उनको हक जाता है। उसके बाद बेगम साहिबा का है। अगर उनका कोऑपरेशन हो तो अगर आदमी को मेंटल पीस नहीं तो आदमी करेगा क्या? सर, हम इस पूरे सफ़र को देखते हैं तो आप जब सबकदोश हो चुके हैं तो आजकल आप इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में अहम जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। क्या चीज़ आपको लगती है कि हाँ मेरे टेन्योर में ये चीज़ इस संस्था के लिए होनी चाहिए? देखिए, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर से मैं पहले दिन से जुड़ा हुआ हूँ
जैसे आरिफ चौधरी साहब मरहूम वो थे, मूसा रज़ा साहब थे, फिर सिराज कुरैशी साहब की टीम में मैं आ गया। तो जिस दिन से भी वो अलॉटमेंट हुआ तो मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो बिल्डिंग तो बन गई है, हम इलेक्शन स्पीच में बोलते थे, लेकिन वहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से है, उनको मैं चाहूँगा कि बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि एजुकेशन में हम लोग कम से कम इंफॉर्मेशन पास ऑन करें। सर आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि IRS हो या IAS ऑफिसर बनना हो, या नौजवान आमतौर पर चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से जुड़ा हो, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जो सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं? देखिए, जो आपने सिविल सर्विसेज की बात की, इसमें बच्चे का डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है। डिटर्मिनेशन मेरा मकसद है कि वो कहे कि अगर एक सीट भी है तो मुझे क्वालिफाई करना है हर हालत में, नंबर 1। और ये एग्ज़ाम ऐसा है कि जुनून की कैफियत होना चाहिए बच्चे को, क्योंकि 10-12 लाख बच्चे बैठते हैं और सिलेक्शन होता है 600-700 ऑल ओवर इंडिया। तो एक तो डिटर्मिनेशन हो, डेडिकेशन हो, और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो हार्ड वर्क। बिल्कुल वन हैज़ टू वर्क लाइक ए डंकी, और करीब 12 से 14 घंटे पढ़ना चाहिए। और ये एग्ज़ाम अंडरस्टैंडिंग का एग्ज़ाम है और ये एलिमिनेशन है। ये नहीं कि आप MA या BA कर रहे हैं तो क्वालिफाई करें, यहाँ तो आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, तब आपका सिलेक्शन होगा। सर वाकई में वन हैज़ टू बी लाइक डंकी, आपने बहुत अच्छी और बहुत काम की बात बताई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए। Thank you so much for sparing time and taking my interview. Thank you so much. उम्मीद करते हैं आपको आज का सफ़र खूब पसंद आया होगा, बेहतर जानकारियां आपको मिली होंगी। आज बस इतना ही, अगली बार फिर मुलाकात होगी, किसी और करियर ऑप्शन के बारे में आपको बताएंगे, किसी और फील्ड के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।